हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएड सेकेंडरी में गणित शिक्षण में हम इकाई 1 पढ़ रहे हैं, माध्यमिक स्तर पर गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम। हमने इकाई 1 में पाठ्यक्रम के उपागमों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम को एक अच्छे से बढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम को उचित बनाने के लिए, पाठ्यक्रम में सभी चीज़ों को सम्मिलित करने के लिए, सभी विषयों को जोड़ने के लिए कौन सी पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के साथ सहगामी क्रियाएं या सहगामी गतिविधियां करवानी चाहिए, इसके बारे में अध्ययन किया था। मैंने उपागम के बारे में बताया था कि उपागम का आशय है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हीं को हम उपागम कहते हैं। यानी उद्देश्य, पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी एक महाविद्यालय स्तर पर या एक विद्यालय स्तर पर जो भी पढ़ने के साथ में जो गतिविधियां की जाती है, पढ़ने के साथ साथ जो कार्य किया जाता है और उन कार्यों से, उन गतिविधियों से बालकों के अंदर जो उद्देश्य की पूर्ति की जाती है, बालकों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, बालकों का हर तरीके से विकास की ओर अग्रसर किया जाता है, उन सभी गतिविधियों को हम उपागम कहते हैं। अब उपागम को या कोई भी जैसे प्रोजेक्ट हो या कोई भी विषय वस्तु हो, लेकिन मेन उद्देश्य तो यही होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो, उनके उद्देश्य की पूर्ति हो। जो एक देश, जो एक राज्य और जो एक समाज एक बालक के अंदर अपेक्षित करता है, बालक के अंदर उद्देश्य को एक अपेक्षा करता है कि उसके अंदर वो उद्देश्य से जागृत होना चाहिए और वो एक अच्छा बालक बन सके, अच्छा नागरिक बन सके, एक जिम्मेदार व्यक्ति बन सके, अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सके। ऐसे सभी बातों को एक पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए और इसी को देखते हुए हमने 2 उपागम पढ़े हैं। पहला उपागम का विषय केंद्रित उपागम पाठ्यक्रम उपागम और दूसरा था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। आज हम 2 उपागम या 2 पाठ्यक्रम उपागम को अध्ययन करेंगे। इससे तीसरा है क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम, क्रिया यानी काम को करना या काम का होना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। यानी कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे क्रिया तो अवश्य करनी पड़ती है। यानी आपके मन में अगर इसे पढ़ने की इच्छा है तो आप कोई भी किताब पढ़ोगे, उसको मनन करोगे, चिंतन करोगे, तो वो एक क्रिया है। क्रिया करोगे तभी तो आपको पढ़ाई होगी, तभी तो आपका शिक्षण होगा, तभी आपका अध्ययन होगा। बिना क्रिया के कार्य नहीं किया जा सकता। यानी पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित किया जाए जो क्रिया पे आधारित हो। इस पाठ्यक्रम में पूरा केंद्र बिंदु क्रिया को ही केंद्र बिंदु मानकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। ये इस वीडियो में बताया है। जैसे मैंने यहाँ पे मुख्य बिंदुओं को लिख रखा है, इन बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला बिंदु है कि इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। एक बालक कई प्रकार की क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं को विशेष महत्व देते हुए पाठ्यक्रम में एक स्थान दिया गया है। और क्रिया करते हुए या कार्य करते हुए या कोई भी कार्य करते हुए आदमी, व्यक्ति है, मानव है, वो उस कार्य से सीखने की कोशिश करता है, उस कार्य को अनुभव करने की कोशिश करता है और करके जो प्रयोग में किया गया कार्य है उस कार्य को वो चिर स्थायी तक, लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। यानी इस उपागम में क्रिया को केंद्रित माना गया है। क्रिया को मतलब कोई भी व्यक्ति के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसको मैं माना गया है। अब शिक्षाविदों के अनुसार मतलब है कि पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा है शिक्षाविदों के अनुसार इस प्रकार का पाठ्यक्रम बच्चों के स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुरूप होता है। यानी बालक होता है वो, उसके अंदर एक स्वाभाविक गुण होता है। स्वाभाविक गुणों का मतलब होता है कि बालक को चाहे आप कितना भी पढ़ा लो, कितना भी समझा लो, लेकिन वो अपना जो कार्य करेगा या अपनी जो क्रिया करेगा वो स्वाभाविक करेगा। वो एक स्वाभाविक गुण है जो एक कुदरती लेके इस धरती पर जन्म लेता है और वो स्वाभाविक क्रिया उसके अंदर ही होती है।
उसका मन करेगा तो वो कार्य करेगा, मन करेगा तो पढ़ाई करेगा, उसका मन नहीं करेगा पढ़ने की तो वो नहीं पढ़ेगा, उसका मन नहीं करेगा तो कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो एक उसका क्या है, स्वाभाविक गुण है। और स्वाभाविक गुण होने के नाते उसकी क्रिया के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। वो क्या क्रिया करना चाहता है, कौन सा काम करना चाहता है, उन क्रिया के आधार पर ही पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। अब उसके बाद में बालक की इसी विशेषता के कारण जॉन डीवी, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल जैसे मनोवैज्ञानिक ने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को अपनाया गया है, व्यवहारिक पाठ्यक्रम को अपनाया गया है। ये जो मनोवैज्ञानिकों के नाम बताया है, इन्होंने भी व्यवहार को और क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार पर उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन किए, नए विचारधाराएं रखी है, नई परिभाषाएं रखी है और नई खोज इन्होंने की है और नई शोध किया है। क्या नाम है कि जॉन डीवी, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल जैसे मनोवैज्ञानिक ने इस विषय में, इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अपने शिक्षण जगत और शिक्षा पद्धति में भी इन्होंने इसी कार्य में काम किया। और इन्होंने जो भी प्रणाली लाई है, जो भी शिक्षण जगत में कार्य करने की कोशिश की है, उसके पीछे क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को ही अपनाया गया है। उन्होंने यही कहा है कि बालक की जो क्रिया होती है, उस क्रिया के अकॉर्डिंग, उस क्रिया के स्वरूप ही पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। चौथा है कि इस पाठ्यक्रम में विशेष कार्यों को महत्व दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि विशेष जो कार्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन कार्यों को ही विशेष महत्व दिया गया है। कार्य के पीछे ही क्रिया होती है। अगर आपके मन में किसी, जैसे मान लो अगर आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है या 5 किलोमीटर चलना है, विचार आपके पहले आया है लेकिन क्रिया आपकी बाद में होगी। विचार पहले आता है और क्रिया हमेशा बाद में की जाती है। हो सकता है कि विचार आने के बाद में आप क्रिया न भी करो। इसलिए क्रिया के अकॉर्डिंग ही क्रिया, जो एक बालक स्वाभाविक जो क्रिया करता है, उस स्वाभाविक क्रिया से ही पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। उस क्रिया से ही उसको सीखने को मिलना चाहिए। उसके क्रिया के अकॉर्डिंग, उसकी क्रिया के आसपास ही विषय वातावरण बना हुआ होना चाहिए। इस क्रिया से ही दूसरी चीजों को जोड़ते हुए, संबंधित करते हुए सीखना चाहिए। अब इसके बाद में कि इस कार्यों में बच्चों की रुचि और योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है। बहुत ही अच्छी बात है। मैंने अभी ये बात बताया कि जो स्वाभाविक क्रिया करता है बालक, उस स्वाभाविक क्रिया के साथ में, अब स्वाभाविक क्रिया मतलब मैंने बताया कि एक बालक है, एक व्यक्ति है, स्वाभाविक है, स्वभाव से वो कार्य करता है। यानी उसकी इच्छा होती है तो कार्य करता है, उसकी इच्छा नहीं होती तो कार्य नहीं करेगा। अगर एक बालक पढ़ना चाहता है तो वो स्वाभाविक पढ़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि वो अपनी रुचि और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करता है। अगर उसकी रुचि होगी तो वो कार्य करेगा, अगर उसकी रुचि नहीं है तो वो कार्य नहीं करेगा। यानी जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है तो बालक की उसकी रुचि और योग्यता का भी ध्यान रखा जाता है, उसकी आवश्यकता का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे ही उसकी क्रिया करने की एक इच्छा होती है कि कोई भी कार्य क्रिया करता है तो उसकी रुचि और उसके पीछे योग्यता होती है, उसकी आवश्यकता होती है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अब उसके बाद में इन कार्यों को इस प्रकार क्रियान्वयन किया जाता है जिसका कुछ सामाजिक मूल्य हो तथा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। अब बालक जो स्वाभाविक रूप से जो क्रिया करता है, अब वो स्वाभाविक क्रिया का क्रियान्वयन यानी किस तरह से अपने क्रिया को करे, अपने कार्य को करे, तो उसका कोई एक सिस्टम होता है, उसकी व्यवस्थीकरण बनाया जाता है, उसकी व्यवस्था बनाई जाती है जिससे वो उस कार्य को कर सके। और कार्य करने के पीछे उसका एक सामाजिक मूल्य होना चाहिए या उसका सर्वांगीण, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होना चाहिए, तो भी उसकी क्रिया करने का मतलब निकलता है या उस क्रिया करने को मतलब एक औचित्य माना जाता है। यानी इस उपागम में, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम में क्रिया को ही इम्पोर्टेंस दिया रखा है। कार्य के पीछे जो क्रिया की जाती है उसकी कोई महत्वपूर्णता दी गई है। यानी उस क्रिया के पीछे एक बालक किस तरह का अपना स्वाभाविक प्रवृत्ति बताता है, उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के अंदर उसकी रुचि आ जाती है,
उसकी योग्यता आ जाती है, उसकी आवश्यकता हो जाती है, उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी सभी बातों पर आ जाती है। उस बात को लेते हुए, उस विषय को लेते हुए ही पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। अब इसके बाद में दूसरा छोटा है कार्य आधारित पाठ्यक्रम उत्पादन। अब यहाँ पे क्रियाकार और यहाँ पे कार्य है। अब दोनों बातों में अंतर है, कार्य और क्रिया। कार्य और क्रिया। कार्य, अब जैसे मैं एक बात कहूं कि मैं साइकिल चलाता हूं, मैं साइकिल चलाता हूं। अब यहाँ पे आपको पूछे होगा कि यहाँ पे क्या कार्य क्या है, साइकिल चलाना। तो ये तो क्या कार्य, तो चलाना का क्या क्रिया। अब कार्य क्या कर रहा है, साइकिल चलाने का कार्य कर रहा है, यानी क्रिया कुछ भी चलाने की, यानी कार्य क्या कर रहा है, साइकिल चलाने का, और क्रिया का लिए चलना यानी चलाना, यानी कार्य। अब कार्य के ऊपर जो कार्य के ऊपर जो आधारित पाठ्यक्रम बना होता है और कार्य को विशेष महत्व दिया गया है, तो उसी को हम कार्य आधारित पाठ्यक्रम उपागम कहा जाता है। तो इन जैसे मैंने इन बिंदुओं को समझाया, वैसे इन बिंदुओं को मैं समझाऊंगा कि जैसे पहला है कि यह वर्तमान समय की नवीनतम धारणा है। अब देखा जाए तो आज के समय में ये एक नवीनतम धारणा है और आज इस उपागम का उपयोग भी किया जा रहा है। कोई भी कार्य है करके सीखने में ज्यादा मतलब है कि महत्व देता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है कि करके सीखना, हमेशा अगर हम कोई चीज अगर प्रैक्टिकल मौखिक रूप से बोलेंगे तो उस कार्य को ऐसा नहीं लगता को सीख जाएगा। हम अगर उसी कार्य को अगर करके अगर बच्चों को सिखाएंगे तो शायद वो जल्दी सीख जाएंगे। मैं अगर साइकिल चलाने की विधि अगर बच्चों को बता दूं और लिखवा दूं तो साइकिल चलाना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन साइकिल चलाने के लिए उसको करके दिखाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा, उसको प्रयोगात्मक करके बताना पड़ेगा, तभी वो सीख पाएगा। तो इस उपागम में यही बताया गया है कि कार्य करते हुए वो सिखाना। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कुछ सैद्धांतिक विषय पढ़ने हेतु कुछ क्रियाओं तथा किसी एक केंद्रित कार्य पर आधारित हो, यानी कोई एक विशेष कार्य हो, विशेष जो केंद्र जिसका मतलब केंद्रित कार्य हो, उस कार्य को देखते हुए बच्चा उस बालक को पढ़ सके, उसको शिक्षा ग्रहण कर सके। उस केंद्र मतलब उस कार्य को देखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित करना चाहिए। अब जैसे मैं एक बात बताऊं कि लेखन कला, लेखन क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये एक विषय है। अब लेखन क्षमता के पीछे उसके पीछे कार्य क्या करना है, उस उस वर्ग को हम पाठ्यक्रम में बताएंगे कि इस तरह से ये वर्ग करेंगे तो लेखन कौशल, लेखन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। लेखन कला को आप बढ़ा सकते हो, उस कार्य को करने से लेखन क्षमता बढ़ा सकते हो। तो वो कार्य हम पाठ्यक्रम में ऐड करेंगे। इसके बाद में है क्या कार्य को केंद्र बिंदु माना गया। इसमें क्रिया को केंद्र बिंदु माना गया था और इस उपागम में कार्य को केंद्र बिंदु माना गया। अब कार्य को केंद्र बिंदु माना गया यानी कार्य को ही देखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए। कार्य को ही केंद्र बिंदु मानकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अब आगे है कि सभी कार्य विषयों तथा क्रियाओं की शिक्षा उसी केंद्रित कार्य को आधार बनाकर बनाई जाती है। अब बात समझा कि जितना भी अब कार्य को केंद्र, ये कार्य है उसको केंद्र बिंदु मानकर ही विषयों और क्रियाओं की शिक्षा बनाई जाती है, पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। यानी कार्य को देखते हुए कार्य को जो केंद्र बिंदु है उस कार्य को देखते हुए ही पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, विषयों को जोड़ा जाता है, क्रियाओं को शिक्षा जगत में, शिक्षा पाठ्यक्रम में जोड़ा जाता है, यानी उसको स्थान दिया जाता है। यानी मेन बिंदु कौन सा है इसका, कार्य बिंदु का इसका जो मेन बिंदु है, इसके अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार ही पाठ्यक्रम निर्मित होता है। उसके बाद में पांचवा है कि शिक्षा जीवन में किसी कार्य को करते करते शिक्षा के अंत तक उस कार्य में निपुण हो जाता है और उसमें स्वावलंबन की भावना
बहुत ही अच्छी बात है कि पाठ्यक्रम में अगर कार्य करते करते वो शिक्षा अर्जित करता है, शिक्षा अर्जित करता है और उस कार्य में वो निपुण हो जाता है। आज से हजारों साल पहले की बात है कि उस समय बालक ऋषि मुनियों के साथ में जंगलों में जाकर वो पढ़ाई का अध्ययन करते थे, शिक्षा अर्जित करते थे। लेकिन आपको ध्यान होगा कि और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि उस समय सब मौखिक अभिव्यक्ति होती थी। सब जो भी कार्य होता था वो बोलकर किया जाता था और करके सिखाया जाता था, प्रैक्टिकली करके सिखाया जाता था। धनुर्विद्या है वो सिखाई जाती थी, छलांग मारना सिखाया जाता था और बहुत सारी तंत्र मंत्र की विद्या है या वैदिक संस्कृति का जो ज्ञान है वो सब करके ही सिखाया जाता था। इससे क्या होता है कि उनके मन में, बालकों के मन में, शिशुओं के मन में उनके स्वावलंबन की भावना जागृत होती है। स्वावलंबन का मतलब होता है खुद का काम खुद करना, खुद का काम खुद करना। उसके कार्य करते करते वो कार्य में निपुणता प्राप्त कर लेते थे। आज आप देखो बिना पढ़े लिखे आज माँ अपना खाना बना देती है। क्या उस माँ ने कहीं अपने शिक्षा लिए? बिना पढ़े लिखे वो अच्छा से अच्छा भोजन बना सकती है। उसने कहीं भी कार्य विधि नहीं पढ़ी है या कहीं यूट्यूब पे उसने सर्च नहीं किया कि भाई मिर्ची कैसे बनाई जाती है या क्या कहते हैं सब्जी कैसे बनाई जाती है। लेकिन उसने कार्य को करते करते, भोजन को बनाते बनाते उस कार्य में निपुणता प्राप्त कर ली और स्वावलंबन की भावना उसके अंदर जागृत होती है। तो ऐसे ही हमारे शिक्षा प्रणाली में बालकों को कार्य करते करते या कार्य को करते करते शिक्षा दी जाए तो वो कार्य में निपुण भी होते हैं और इसके अलावा उसके अंदर स्वावलंबन की भावना भी जागृत होती है। अब इसके बाद में इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम बनाना तथा समाज के साथ स्वस्थ सामान्य स्थापित कराना है। यानी इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य वास्तव में ये है कि बालकों को कार्य करके शिक्षित करना, कार्य करते हुए कार्य शिक्षित करना। अब कार्य करते करते दो फायदे इसमें एक फायदा तो यह है कि कार्य करते हुए शिक्षा तो प्राप्त करता ही है, शिक्षित तो होती है, ज्ञान की प्राप्ति तो करता है, उसके साथ में वो कार्य करने में भी निपुणता भी प्राप्त करता है, कार्य करने की निपुणता भी प्राप्त कर लेता है। तो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो अपने समाज में अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपनी पहचान बना सकता है, अपनी अस्मिता बना सकता है और अपने एक जगह बना सकता है समाज में, अपने राष्ट्र में, अपने परिवार में, क्योंकि वो उस कार्य में निपुण प्राप्त करता है, वो हर तरह के कार्य कर सकता है। और जब व्यक्ति निपुणता प्राप्त कर लेता है, जब व्यक्ति सक्षम हो जाता है तो वो किसी भी वातावरण में, किसी भी पर्यावरण में अपने आप का समन्वय कर सकता है। समन्वय का मतलब होता है अपने आप को समायोजित करना, अपने आप को उस माहौल में ढाल देना। और वो माहौल कब डलेगा जब अपने खुद उस माहौल को समझ सकते हैं और इस कार्य में वो निपुणता प्राप्त कर लेता है, इस कार्य को वो समझ लेता है तो वो कहीं भी किसी भी समूह में जाके अपने आप में समन्वय कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है और समायोजित कर सकता है। और समायोजन को आप ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये साइकोलॉजिकल का जो चैप्टर होता है उसमें आप पढ़ोगे आप कि समायोजन करने के लिए ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो एक बालक होता है जो समूह से अलग ही रहता है, तो समूह से अलग रहने का कारण होता है कि उसकी जो विचारधारा है, उसकी जो योग्यता होती है, उसका जो ज्ञान होता है, शायद उस समूह का जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से उसका ज्ञान छोटा है या फिर उस समूह में उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, उसका वहां पे उसकी अपनी बातें नहीं बता पा रहा है, अपने आप को एक प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो एक समूह से अलग रहता है। तो एक समायोजन बहुत बड़ा चक्र है, वो एक अलग चीज है, अपने आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कार्य को करते करते बालक कोई भी कार्य को सीख सकता है, शिक्षित हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब इसके बाद लास्ट में देखो सबसे बड़ी बात है, महात्मा गांधी जी ने भी अपनी बुनियादी शिक्षा कार्य अपने पाठ्यक्रम पर ही की थी। यानी जो उनकी जो शिक्षा थी, बुनियादी शिक्षा जो महात्मा गांधी जी को द्वारा दी गई थी वर्धा
नोएडा में दी रखी थी। तो बुनियादी जो शिक्षा थी उनकी यही, इस बुनियादी शिक्षा के पीछे उनका सबसे बड़ा रीजन यही था कि बालक करके वो सीखे, करके ज्ञान की प्राप्ति करे, कार्य करते करते वो ज्ञान की प्राप्ति करे। यानी अगर वो कार्य कर रहा है या कोई भी कार्य को सीख रहा है तो उस कार्य को सीखने के पीछे उसकी शिक्षा भी है और कार्य में निपुणता भी प्राप्त कर रहा है, उसकी कुशलता भी प्राप्ति कर रहा है। तो आज हमने दो पाठ्यक्रमों के बारे में बताया कि क्रिया आधारित या क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम उपागम और कार्य आधारित पाठ्यक्रम उपागम, इन दोनों के बारे में बताया। बाकी जो भी उपागम होंगे उसके अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो आज आप समझोगे कि भाई पाठ्यक्रम उपागम किसे कहा जाता है और क्या है। और एक आवश्यक सूचना कि आपकी जो उपस्थिति है ऑनलाइन ली जा रही है, तो आप मेरे वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपना जो भी हाजिरी नंबर हो उसको दर्ज करके अवश्य अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है या मुझसे कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप पे भी, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज के पूछ सकते हो। और आप क्या कहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भी लिख कर भेज सकते हो। और इसी के साथ धन्यवाद।